और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां इसे अगर नहीं रोका गया तो पूरा गाजा खत्म हो जाएगा। गाजा और हमास के बीच अभी संघर्ष विराम की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि इजराइल अब गाजा को अपनी खोई ताकत पाने का कोई मौका हमास को नहीं देना चाहता। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि यहां संघर्ष विराम की गाड़ी कहां अटकी हुई है। उसके बाद इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना की ओर से बताया गया कि उत्तरी गाजा शहर पर कब्जा करने से पहले जमीनी सैनिक गाजा और जबालिया के बाहरी इलाकों में हमास के गढ़ों को निशाना बना रहे हैं। वहीं खान यूनुस में हवाई हमलों के साथ जमीनी सेना लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। इन सबके बीच वायुसेना के हमले में पश्चिमी गाजा में हमास के एक बड़े कमांडर महमूद अल असौद की मौत हो गई है। वहीं गाजा के एक अस्पताल पर इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत पर भारत ने दुख जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की हमेशा निंदा की है। वहीं इजरायल में जगह जगह बंधकों को आजाद करने और युद्ध विराम के लिए हमास के साथ समझौता करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कतर और मिस्र ने इजरायल पर हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए गए शांति समझौते को हमास पहले ही मंजूर कर चुका है, लेकिन इजरायल ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल इस समझौते के तहत 60 दिनों का युद्ध विराम होगा और हमास 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजरायल हर एक बंधक के लिए 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। युद्ध विराम के सफल होने की दिशा में इसे 60 दिन से अधिक बढ़ाकर दूसरे चरण में ले जाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार इजरायल ने एक मध्यस्थ मिस्र को बताया है कि वो युद्ध तभी खत्म करेगा जब सभी शेष बंधकों की तुरंत रिहाई होगी, हमास का निशस्त्रीकरण होगा, गाजा पट्टी का विसैन्यकरण होगा, क्षेत्र पर समग्र इजरायली सुरक्षा नियंत्रण और शासन का हस्तांतरण किसी ऐसे निकाय को जो हमास या फलस्तीनी प्राधिकरण न हो। इससे पता चलता है कि गाजा में फिलहाल युद्ध विराम काफी कठिन है। इस सबके बीच गाजा में शांति और पुनर्निर्माण की कोशिशों में अमेरिका भी जुटा हुआ है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें भी कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी मध्यस्थतों के जरिए हमास पर इजरायल की शर्तों को मानने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ ने एक साक्षात्कार में ये साफ कर दिया है कि अमेरिका भी हमास द्वारा चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई के पक्ष में नहीं है। इससे ये साफ हो जाता है कि युद्ध विराम समझौते की इजरायली शर्तों को अमेरिका का आंशिक या पूरा समर्थन भी है। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यह है कि अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से जो हमास ने एक्सेप्ट किया है सीज फायर का प्रपोजल, उसकी शर्तें क्या हैं, इजराइल क्या कुछ चाहता है, इस सब के बीच क्या लगता है आपको कुछ सफलता मिलेगी वहां पर युद्ध विराम को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि अभी जैसा लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरी तरह से गाजा पे कब्जा हो जाए और वो मुझे नहीं लगता कि युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से भी उनके लिए युद्ध विराम अभी बहुत उपयुक्त नहीं है। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि इजराइल में भी एक बड़ी संख्या में लोग इस वक्त नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त जबकि आसानी से बंधकों को छुड़ाया जा सकता है, वो युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमास का प्रस्ताव है, जो हमास जिस प्रस्ताव पे राजी हुआ है उसमें यह है कि 60 दिन के लिए युद्ध विराम करेंगे और कुछ बंधकों को छोड़ेंगे। इजराइल का ये कहना है कि हमास कहीं ना कहीं इसकी आड़ में रिग्रुपिंग करना चाहता है, अपने को दोबारा ताकतवर बनाना चाहता है। इजराइल का ये आरोप कितना सही है? देखिए, इजराइल को ये लगता है कि कोई भी युद्ध विराम जो है हमास को पुनः व्यवस्थित होने के लिए, रीऑर्गेनाइज होने के लिए और समय देगा। ये बात सत्य है। और ये तो आप कभी भी कोई युद्ध विराम करेंगे तो जो दूसरी पार्टी है, जो कमजोर घटक है, वो उसको समय मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब पहली बार भी जब बंधकों को छोड़ा गया था तो एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत एक फेज 2 होना था, फेज 3 होना था, वो आगे नहीं बढ़ा। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमास काफी हद तक नेस्तनाबूद हो चुका है और
अभी प्राथमिकता बंधकों को छुड़ाना होना चाहिए बजाय अन्य चीजों के, क्योंकि हमास की कमर काफी हद तक टूट चुकी है। लेकिन अगर आप चाहें कि उसको पूरी तरह से 100% खत्म कर दें तो ये मुझे इस वक्त संभव नहीं लगता। और इसके लिए लड़ाई लंबी चलेगी और उसमें बंधकों की जान और माल का भी नुकसान होने की संभावना है। अमेरिका के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि जो हमास ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है उसमें फेज वाइज आगे बढ़ने का प्लान है, जबकि अमेरिका समर्थन करता है कि अब कुछ भी फेज वाइज ना हो, एक ही बार में हो जाए जो होना है। तो ये इजराइल के लिए कितना बड़ा समर्थन है? ये काफी बड़ा समर्थन है, क्योंकि क्या है कि हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फेज वाइज नहीं होगा तो एक बार अदला बदली हो गई या जो भी होगा उसके बाद इजराइल कितना रुकेगा उन शर्तों पर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो हमास तो ये चाहेगा कि उसको लंबा ज्यादा से ज्यादा समय मिले और इसलिए धीरे धीरे हो। तो हो सकता है कुछ मिडिल पाथ निकले कि एक साथ ना हो के कम फेजेस में हो, जैसा कि अभी हमास कह रहा है, उसके कंपैरिजन में हो सकता है कम समय में हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिडिल पाथ निकालना होगा, क्योंकि हमास मुझे नहीं लगता कि एक साथ सभी बंधकों की रिहाई पर तैयार है। इजराइल की जो ये शर्त है कि हमास का पूरी तरह से निशस्त्रीकरण हो और वहाँ पर जो पूरा का पूरा गाजा का प्रशासन है वो इजराइल के हाथ में हो और इजराइल इसको हस्तांतरण करेगा, जिसको करेगा उसमें ना हमास हो ना फलस्तीन जो अथॉरिटी है ना वो हो, तो ये कितना संभव है? देखिए, अभी सैन्य रूप से तो संभव है, लेकिन वैश्विक और राजनयिक रूप से इसकी एक्सेप्टेंस मुझे नहीं लगता कि शून्य के बराबर है, क्योंकि जो इन्होंने पहले समझौते किए उसके अंदर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीनी अधिकार के अंदर आया था, और उसके बाद काफी हद तक इजराइल के समर्थन से ही शुरू में हमास का आधिपत्य गाजा के ऊपर हुआ था। और अब अगर वो गाजा से लेना चाहते हैं, अगर हमास से लेना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से सब उपयुक्त होगा कि वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी को उसको हैंडओवर करें। उसको मेरे ख्याल से वैश्विक समुदाय मान्यता दे सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वाकई में इजराइल चाहता है कि हमास का प्रभुत्व तो गाजा में खत्म हो, तो बेहतर होगा कि वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी को इसका कंट्रोल जो है वो सौंप दे, और उससे मेरे ख्याल से दोनों ही पक्षों के लिए काफी हद तक चीजें सुधर सकती। जो लोग मध्यस्थता कर रहे हैं, चाहे हम कतार की बात करें या मिस्र की बात करें या अरब के दूसरे देश जो चाहते हैं कि वहाँ पर शांति हो, उनका कितना प्रभाव है हमास के ऊपर? क्या वो हमास को या गाजा के लोगों को या वहाँ पर जो संगठन है उनको मना सकते हैं कि जो इजराइल की शर्तें हैं ये मान जाए हमास? देखिए, कतार काफी हद तक हमास के ऊपर प्रभाव रखता है। कतार के एक कार्यालय, हमास का एक कार्यालय कतार के अंदर कार्य करता रहता है, और उसके अलावा हमास की कई लीडरशिप कतार के अंदर रहती रही है। दूसरी तरफ मिस्र जो है एकमात्र राष्ट्र है इजराइल के अलावा जहां गाजा पट्टी जुड़ती है। हालांकि आज की तारीख में इजराइल ने वो जो रास्ता है उसको बंद कर रखा है, इसलिए मिस्र का भी एक जो है काफी प्रभाव है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी राष्ट्र एक ऐसे समझौते की ओर हमास को अग्रसर कर सकता है जो तुरंत सारे बंधकों को रिहा करने के लिए उसको राजी करे। ऐसे में जो इजराइल का नया सैन्य अभियान है जिसको गिदोन चैरियट 2 नाम दिया गया है, जिसमें पूरी गाजा सिटी पर कब्जा करने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, उसको उन्होंने लगभग शुरू कर दिया है, हालांकि अभी तेज नहीं किया है। अब जब वहां पर बात नहीं बन पा रही है तो ये मानवीय त्रासदी को कितना और बढ़ाएगा वहां पर? ये मानवीय त्रासदी को काफी अधिक बढ़ा देगा, और इसके मेरे ख्याल से इसका वैश्विक निंदा काफी ज्यादा होगी इसकी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, इजराइल के अंदर भी प्रधानमंत्री की जो विरोध है वो ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने का एक तरीके से यही संदेश होगा कि अब इजराइल बंधकों की जिंदगी के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, और उसमें बंधकों की जान और माल का एक बहुत बड़ा खतरा होने की काफी संभावना है। तो ये एक समस्या है जिसको हमें समझना। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक